चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग लाइव क्लास में अपनी जो पिछली क्लास है उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा गुप्त काल की कला एवं संस्कृति। क्या होगा? गुप्त काल की कला एवं संस्कृति पर आज हम लोग बात करेंगे, जो कि अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल 6 नंबर के लिए बल्कि मेंस 15 नंबर के लिए भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसलिए आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे और इस पर हम लोग क्या है अच्छे से पूरी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कला एवं संस्कृति है, इस पर हम बात करेंगे। इसमें कौन से किस फॉर्मेट में हमें उत्तर लिखना होगा। अच्छा, एक बार मुझे आप हिंट कर दीजिए कि मेरी वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं तो फिर वही खिंच खिंच बीच में करेंगे तो बिल्कुल भी क्या सही नहीं होगा। तो आप मुझे एक बार हिंट कर दीजिए। ठीक है, दिख वगैरह सब सही रहा है ना? वॉइस ठीक आ रही है? चलिए वॉइस सही आ रही है, मुझे हिंट मिल गया है। तो आज हम लोग गुप्त काल की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, यानी गुप्त काल का आर्ट एवं कल्चर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए कि गुप्त काल के समय में आर्ट और कल्चर क्यों इतना विकसित था। सीधी सी बात है कि इस समय हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में स्थायित्व था, शांति थी, आर्थिक उन्नति थी। यहाँ कई महत्वपूर्ण बड़े बड़े शासक आए, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय हो। इसी कारण क्या है, इस समय हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कई महत्वपूर्ण विद्वान, चाहे वो रसायन के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे खगोल शास्त्री हो, जो भी हो। ठीक है, कई महत्वपूर्ण विद्वान यहाँ इन्होंने संरक्षण दिया। कालिदास जैसे जो है तो साहित्यकार थे, ठीक है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया है। ठीक है, तो कई महत्वपूर्ण विद्वान यहाँ रहे और इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है, इसी कारण इस समय हम देखते हैं कि गुप्त काल में कला और संस्कृति अपने क्या है चरम बिंदु पर थी। लेकिन बात ये आता है कि हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रश्न आपसे कैसा पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें हम क्या है डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो कला और संस्कृति अगर आपको डील करना है, कभी भी आपके पास प्रश्न आए अगर आपसे, तो आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर अपना क्या उत्तर आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि देखना चाहिए कि इस समय स्थापत्य की क्या स्थिति थी, यानी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसा था, स्थापत्य कला यहाँ पर कैसी थी, ये हम देखने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। स्थापत्य कला के बाद हम देखेंगे यहाँ पर मूर्ति कला का क्या विकास हुआ था, क्योंकि हमने याद करिए हमने बताया था कि मौर्योत्तर काल वगैरह के समय से, ठीक है, हम मौर्य वगैरह या मौर्योत्तर काल के समय के बाद धीरे धीरे आर्ट एवं कल्चर क्या विकसित होना शुरू हो गया था। और यहां से हमने बताया था कि आपको अब कला और संस्कृति का पक्ष हर काल में क्या देखना होगा। तो हमें गुप्त काल में भी देखना होगा, तो हम गुप्त काल में मूर्ति कला की भी स्थिति क्या है देखेंगे। इसके बाद मूर्ति कला के बाद हम देखेंगे चित्रकला क्या है कैसी थी, चित्रकला की भी हम लोग स्थिति देखेंगे। चित्रकला के बाद हम देखेंगे यहाँ पर साहित्य का विकास कैसा था, साहित्य का विकास कैसा था हम देखेंगे। यहाँ पर लिटरेचर कैसी थी। स्थापत्य में हम लोग कौन कौन से सेक्शन को देखने का प्रयास करेंगे, तो स्थापत्य में हम देखेंगे सबसे पहला मंदिर को देखेंगे कि मंदिर निर्माण शैली कैसी थी। इसके बाद हम देखेंगे स्तूपों का निर्माण कैसा था। इसके बाद हम देखेंगे गुहा स्थापत्य, गुहा स्थापत्य यानी कैविटी आर्किटेक्चर भी क्या है हम लोग इस समय देखेंगे। मूर्ति कला में हम लोग देखेंगे कि मूर्ति कला में चाहे वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित हो और चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो, तीनों धर्मों से संबंधित हम लोग क्या है मूर्ति कला के विकास को देखेंगे। इसके बाद हम लोग चित्रकला में देखेंगे, चित्रकला में हम लोग देखेंगे अजंता देख लेंगे हम लोग, बाघ आप लोग सुने होंगे बाघ की गुफाएं, यहाँ का चित्र भी क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सीतन वासल के गुहा चित्र जो है तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, बाघ मध्य प्रदेश में है और अजंता की गुफाएं आपको सब लोगों को पता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में है। साहित्य के विकास में भी क्या हम लोग चर्चा करेंगे। इन सारे सेगमेंट्स में आप लोग देखेंगे कला और संस्कृति का विकास गुप्त काल में कैसा हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपके 6 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है और आपके 15 नंबर में भी ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नंबर में आ जाएगा।
मैं आपको 15 नंबर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। अगर 6 नंबर में आ जाता है तो आप लोग इसके दो बिंदु, एक दो बिंदुओं को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो आप बस 15 और 6 नंबर में अंतर बस इतना होता है कि इसके थोड़ा से कंटेंट क्या होते हैं, कम होते हैं। 15 नंबर में 3 पेज लिखा जाता है और 6 नंबर में 1 पेज लिखा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इंट्रो इसको कैसे, इंट्रोडक्शन कुछ जान लीजिए, इसका इंट्रोडक्शन आप लोग कैसे बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप हमेशा की तरह वैसे लिख दीजिए कि गुप्त शासक ना केवल एक साम्राज्य विस्तारक थे, बल्कि कला और संस्कृति के क्या थे, संरक्षक भी थे। ये चीज आपको लिख देना है। इस काल में कला व संस्कृति की विभिन्न विधाओं जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य, कई विधाओं का क्या हुआ था, विकास देखने को हमें मिला था, सम्यक विकास इनका हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा जानकारी के स्रोत भी लिख सकते हैं कि गुप्त काल में जो गुप्त सम्राटों द्वारा चलाए गए सिक्के और जो गुफाएं मिली, गुहा चित्र मिले, इसके बाद जो यहाँ पर भवनों और मंदिरों के अवशेष मिले। ठीक है, भवनों और मंदिरों के अवशेष मिले, मूर्तियां मिली, ये सभी चीजें जो मिली हैं वो गुप्त काल की कला और संस्कृति के पक्ष को जानने के क्या है, प्रमुख साधन है। यही सारी चीजें आप लोग जो हमने आपको 5 से 7 लाइनें बताई हैं, इसी में से आप लोग जो है इसी तरह से कुछ इसी थीम में आपको इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद आपको लिख देना है कि गुप्त काल की कला और संस्कृति की विशेषताओं को हम अधोलिखित शीर्षकों के तहत क्या है, देख सकते हैं। ठीक है, या देखा जा सकता है। इस टाइप का कुछ आप लोग इंट्रोडक्शन बना लीजिएगा और इसके बाद क्या है, अपना प्रश्न शुरू करिएगा। ठीक है, कला संस्कृति का विकास हमने आपको बता ही दिया था, स्वाभाविक सी बात है। इस समय आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत अवस्था में थी, जो शासन था वो स्थिर था, शांति थी, इसीलिए कला और संस्कृति के विकास के लिए क्या है, एक अनुकूल स्थिति क्या है, मिल पाई यहाँ पे। ठीक है, अब कला और संस्कृति कहाँ, जहाँ युद्ध होते रहेंगे वहाँ कला और संस्कृति कैसे पनप पाएगी। ठीक है, क्योंकि ना तो उनके लिए धन बच पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन किस में लगा देंगे, युद्धों में लगा देंगे। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी, यहाँ पर शांति थी, स्थायित्व था, इसलिए कला संस्कृति का विकास अच्छे से हो पाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपको लिखना कैसे है हमने आपको बता दिया, इसी फ्रेम में लिखना है। अब हम लोग पूरी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट डील करेंगे कि आपको मेंस में कैसे लिखना है। स्थापत्य में देखेंगे, स्थापत्य कला में पहला ही पॉइंट लिखना है मंदिर। मंदिर का दरअसल यहां पर देखना है, मंदिर में आपको 3 या 4 पॉइंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपको पता है कि गुप्तकालीन जो इस समय मंदिर थे, गुप्त काल के मंदिर थे, वो स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण थे, सुंदर नमूने थे, सर्वोत्तम उदाहरण थे। आपको पहली लाइन यही लिख देना चाहिए कि जो गुप्त काल के मंदिर थे वो स्थापत्य कला के सुंदर नमूने थे या उदाहरण थे। ठीक है, सुंदर नमूने थे या उदाहरण थे। दूसरी लाइन आपको ये लिखना चाहिए कि गुप्त काल में ही पहली बार या प्रथम बार स्थायी रूप से मंदिर निर्माण शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। पहली बार आपको पता है कि गुप्त काल में ही पहली बार मंदिर निर्माण शैली का स्थायी रूप से, मंदिर याद करिएगा, स्थायी रूप से शब्द मैं यूज कर रहा हूं, स्थायी रूप से मंदिर निर्माण शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ था। ये लाइन आपको जरूर लिखना है, इसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप लोग देखे होंगे चाहे सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में भले ही एक पता चला है कि यहाँ पर पूजा पाठ होते थे, लेकिन मंदिर के अवशेष बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुए। थोड़ा बहुत जब इतिहास में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत मंदिरों का हल्का फुल्का साक्ष्य मिले, लेकिन वो घास फूस से बने मंदिर थे, उनका बिल्कुल भी स्थायित्व तो नहीं था, वो नष्ट हो चुके थे। लेकिन अगर आज भी अवशेष कहीं के मिले हैं और आज भी हमें जिस पहली बार जहां से हमें मंदिरों के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है वो गुप्त काल से होती है, क्योंकि इस समय जो मंदिर निर्माण किए जाते थे वो पक्की ईंटों से या पत्थरों से किए जाते थे, जो आज भी कहीं ना कहीं उनके अवशेष जिंदा हैं, वो बचे हुए हैं, आज भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो पहली बार स्थायी रूप से हमें मंदिर निर्माण का विकास इस काल में देखने को मिलता है, ये चीज आपको लिख देना होगा। इसके बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इस समय गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण होते थे वो नागर शैली में होते थे। याद करिएगा, नागर शैली शब्द यूज कर रहा हूं, नागर शैली में होते थे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना, नागर शैली में यूज कर रहा हूं, इसको याद रखिएगा। अच्छा, मैं बड़ा लिखता हूं, बिल्कुल सही, बिल्कुल बड़ा लिखूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, देखिए फिर से मैं इसको रिपीट किए दे रहा हूं।
पहली बात तो मैंने बताया कि इस समय जो मंदिर थे वो गुप्तकालीन मंदिर जो थे वो स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण थे। पहली लाइन, वैसे मैं बोलता चलता हूं, आप लोग को तो लिख लेना चाहिए, ठीक है, पर खैर मैं देख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, ठीक है, सुंदर उदाहरण थे। इसके बाद आपको दूसरी लाइन आपको ये लिखना होगा कि ये क्या थे, पहली बार, इस समय गुप्त काल में ही पहली बार मंदिर निर्माण शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ये चीज आपको ध्यान दे देना होगा, ठीक है। पहली बार मंदिर निर्माण शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ये आपको दूसरी लाइन आपको इंपॉर्टेंट लिखेंगे और इसको क्या करिएगा, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लाइन लिखना है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो ये है कि इस काल में ही हम सबसे पहली बार, इस काल में ही जो इस काल में मंदिर निर्माण होते हैं वो नागर शैली में होते हैं। कहां होते हैं, नागर शैली में मंदिर निर्माण होते हैं। अब याद करिए, हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो मूर्ति कला होती है वो मूर्ति कला 3 शैलियों से भारत में विकसित हुई दिखी है। वो मथुरा है, गांधार है और अमरावती शैली। आप लोगों को हमने बहुत अच्छे से फ्रेम में उत्तर समझाया था। मथुरा, गांधार और अमरावती, ये सब अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से इनके नाम पड़े थे। उसी तरह उसी जैसे हमने आपको बताया था, उसी तरह मूर्ति कला के निर्माण की ही तरह मंदिरों के निर्माण की भी कुछ शैलियां होती हैं, ठीक है। मंदिरों के निर्माण की भी कुछ शैलियां होती हैं। उसी शैली में एक शैली का नाम है नागर शैली, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास करिए, मैं बता रहा हूं ये है आपका, कौन कौन सी शैलियां होती हैं जरा समझने का प्रयास करिए। यह है आपका भारत, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक एक शैली जिसका नाम है नागर शैली। ये इसी आप लोग देखेंगे अधिकतर मंदिर नागर शैली में क्या निर्मित हुए हैं। इसके बाद विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा घाटी तक जिस शैली का विकास होता है वो है बेसर शैली। क्या है, बेसर शैली। और कृष्णा घाटी से लेकर कावेरी घाटी तक जिस शैली का आपको मंदिर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको द्रविड़ शैली का, ठीक है, द्रविड़ शैली का मिलेंगे। तो तीन तरह की शैलियां आपको देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी आपको नागर शैली जो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली है, अधिकतर मंदिरें मिलेंगी। बेसर शैली आपको कहां मिलेगी, आपको मध्य आप देखेंगे थोड़ा सा मध्य भारत के आसपास, ठीक है, विंध्य से लेकर आपको कृष्णा घाटी तक और कृष्णा से कावेरी घाटी तक आपको द्रविड़ शैली मिलेगी। ये आपकी मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, इनकी अपनी विशेषताएं हैं, इनके लिखने के अपने क्या तरीके हैं। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे मूर्ति निर्माण शैली हो तीनों गांधार, अमरावती और मथुरा, और चाहे मंदिर निर्माण शैली हो नागर, बेसर और द्रविड़, तीनों ही आपके लिए चाहे 15 नंबर हो चाहे 6 नंबर हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी नहीं नकार रहा हूं। मूर्ति निर्माण शैली मैंने आपको बता दिया है। मंदिर निर्माण शैली मैं आपको बताऊंगा, मैं मेरे दिमाग में है, जैसे ही थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ हम लोग बढ़ेंगे वैसे ही मैं आपको ये पूरा प्रश्न हल कराऊंगा और इसको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैप के साथ बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने थोड़ा बहुत क्या है आपको हिंट कर दी। यहां पर चूंकि आपके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं होगी लिखने की कि आप नागर शैली की विशेषताओं का वर्णन कर लें, यहां पर अभी बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए बस आपको एक लाइन भी यहां पे लिखना है कि गुप्त काल के मंदिरों का निर्माण जो होता था वो नागर शैली में होता था। अब नागर शैली की अपनी एक विशेषताएं होती हैं, उसको लिखने का ना आपके पास जगह होगी और ना यहां पर सही टाइम है उसको लिखने का, ठीक है। तो नागर शैली में मंदिरों का निर्माण होता था, यह चीज आपको लिख देना होगा। इसके बाद जो अगला चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, महत्वपूर्ण मंदिर, या आप इतना भी लिख सकते हैं उदाहरण, ठीक है। ये आपका चौथा बिंदु होना चाहिए। इसमें आप कौन सा लिखेंगे, पहला तो आपका होना चाहिए दशावतार मंदिर जो कि कहां है, झांसी में है। आपको पता है दशावतार मंदिर देवगढ़, झांसी के पास देवगढ़ जगह है, वहीं पर दशावतार मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। इसके बाद आप दूसरा मंदिर का, मैं ज्यादा मंदिर का बता देता हूं, आप एक भी लिख देंगे, दो भी लिख देंगे तो आपको चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहां है, ये तिगवा का विष्णु मंदिर कहां है, ये है आपके मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास। तो सिर्फ आप मध्य प्रदेश ही लिख दीजिए, बस इतना याद रखें। वैसे जबलपुर प्री वगैरह में पूछा जा सकता है, मेंस प्री वगैरह में, ठीक है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, भूमरा का मंदिर, नचना कोठार का मंदिर, ऐसे बहुत सारे बढ़िया उदाहरण हैं आपके गुप्त काल के मंदिर के,
ठीक है। तो दशावतार का मंदिर तो आज भी बहुत ज्यादा सबसे सुंदर और सर्वोत्तम नमूना है ये, ठीक है। आज भी आप जाएंगे तो बहुत अच्छी, आप जब पढ़ेंगे तो नागर शैली की जो कुछ विशेषताएं जब मैं पढ़ा दूंगा तब आप जाएंगे तो वैसी विशेषताएं आपको दिखने को मिलेंगी कि चबूतरे वबूतरे के ऊपर उसका निर्माण किया गया है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, गर्भगृह वगैरह मिलेंगे, सब मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए, मेरे दिमाग में है ये प्रश्न आएगा। तो महत्वपूर्ण मंदिर है, आप बस 4 पॉइंट में मंदिर का पॉइंट जो हमने बता दिया कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, राइट। तो ये मंदिर वाला सेक्शन अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्थापत्य कला में, ठीक है। अब हम लोग डील करेंगे स्तूपों को, देखेंगे कि स्तूपों का विकास कैसे हुआ, ठीक है। देखेंगे हम लोग स्तूपों का, तब आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे समझना होगा कि मौर्योत्तर काल से चला आ रहा जो स्तूपों का निर्माण था वो इस काल में भी क्या रहा, जारी रहा, ठीक है। मौर्योत्तर काल में भी, मौर्योत्तर काल से चला आ रहा स्तूपों का निर्माण इस काल में भी क्या है, जारी रहा। ये आपको लाइन लिख देना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस काल में मौर्योत्तर काल के बराबर, मतलब इतना ज्यादा यहां पर जो है तो विकसित स्तूपों का स्तूप नहीं दिखाई दी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल दे दीजिएगा यहां पर स्तूप के लिए। स्तूप के लिए क्या एग्जाम्पल देंगे यहां पे कि सारनाथ के पास स्थित क्या है, ठीक है। सारनाथ के पास स्थित एक धमेक स्तूप है। कौन सा, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप है, ठीक है। वहीं पे क्या है, ये सर्वोत्तम इसका उदाहरण है। सारनाथ के पास स्थित ईंटों से निर्मित धमेक स्तूप इसका गुप्त काल के स्तूपों का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये चीज आपको लिख देना। इसके अलावा ज्यादा मत लिखिएगा क्योंकि ना तो आपके पास जगह है और ना ही ये ज्यादा स्तूपों में लिखने के लिए आपके पास कुछ है। तो बस आप इतना लिख दीजिएगा, स्तूप वाला सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। धमेक स्तूप के बारे में ज्यादा डिटेल लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप अगले सेक्शन पे आएंगे। अगला सेक्शन है आपका गुहा स्थापत्य, ठीक है। स्तूप हमारा हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या, गुहा स्थापत्य, कैविटी आर्किटेक्चर, ठीक है, देखते हैं। तब आप बताएंगे कि यहां पर गुहा स्थापत्य का भी पर्याप्त विकास देखने को मिलता है गुप्त काल में, ठीक है। ये एक चीज और समझ लीजिए कि जो गुप्त काल की जो कला और संस्कृति थी ये बहुत हद तक या हम ये कहें कि धर्म से क्या संबंधित थी, धर्म का प्रभाव यहां पर स्पष्टता देखा जा सकता है। तो गुहा स्थापत्य भी है, ये ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित हमें क्या अधिकांशता जो गुहा स्थापत्य मिला है वो ब्राह्मण व बौद्ध धर्म से संबंधित जो है तो दिखाई देते हैं, जान पड़ते हैं, ब्राह्मण व बौद्ध धर्म से संबंधित है गुहा स्थापत्य, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप कौन सा लिख देंगे गुहा स्थापत्य में, उदयगिरि की गुफाएं। उदयगिरि की जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं वो दरअसल क्या है, इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लिख देंगे उदयगिरि की बौद्ध गुफा, ठीक है, उदयगिरि की बौद्ध गुफा। अच्छा, जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं वैसे बोल बोल के लिखता हूं तो आप लोगों को क्या हिंट तो मिल रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को हिंट तो मिल रहा होगा तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। मैं बोल बोल के लिखता हूं वैसे भी, ठीक है। और मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिखता हूं, कई बार बोलता पूरा हूं, तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो उदयगिरि की बौद्ध गुफा इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, अजंता और बाघ की गुफा। अजंता और बाघ की गुफा भी गुफा स्थापत्य के सर्वोत्तम नमूने हैं। ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि अजंता और बाघ की पहाड़ियों में जो खोदी गई गुफाएं हैं वो भी इस समय गुप्त काल के गुहा स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं, सुंदर नमूने हैं, ठीक है। ये आपके 2-3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। हालांकि एक चीज और समझ लीजिए कि जो अजंता और बाघ की गुफाएं हैं दरअसल अपने गुहा स्थापत्य के लिए इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है जितने अपने चित्रों के लिए प्रचलित है, चित्रकलाओं के लिए प्रचलित है। पर वो खैर वो अलग बात है, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दिए हैं। इतना तो आपको बस इतना जो लिखना है इतना से लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए गुहा स्थापत्य भी आपका कंप्लीट हो गया, अर्थात जो गुप्त काल की स्थापत्य कला थी, गुप्त काल के स्थापत्य कला का जो सेक्शन था वो मंदिर, स्तूप और गुहा स्थापत्य में आप लोग क्लासिफाइड करके लिखिएगा, 2-2 बिंदु, 3-3 बिंदु, जैसा भी प्रश्न आए, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं मूर्ति कला में, ठीक है। देखते हैं हम लोग मूर्ति कला का क्या डेवलपमेंट्स था, मूर्ति कला की दरअसल क्या स्थिति थी। तब आपको लाइन लिखना चाहिए कि गुप्त काल में जो है तो स्थापत्य कला के ही समान मूर्ति कला का भी क्या है, विकास हुआ था, ठीक है। ये आपकी पहली लाइन होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए कि जो गुप्त काल के शासक थे, सम्राट थे, वो धर्म सहिष्णु सम्राट थे। ये कल मैंने आपको बताया था।
वो धर्म सहिष्णु सम्राट थे। भले ही उनका निजी धर्म वैष्णव धर्म था, लेकिन वो अन्य धर्मों के विकास के लिए भी पर्याप्त क्या करते थे, अवसर देते थे। अतः इस काल में भी मैंने आपको बताया था कि इस काल की जो कला है वो धर्म से प्रभावित है। अतः इस काल में भी हम गुप्त काल में देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण भी बड़े स्तर पर हमें देखने को मिला है। तो ये लाइन आपको लिख देना चाहिए शुरू में ही, ठीक है, बड़े स्तर पर हमें देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद एक कुछ विशेषताएं और समझ लीजिए इसके मूर्ति कला की, कि जब जब आपको जो है तो गुप्त काल की मूर्तियां मिलेंगी उसमें आध्यात्मिकता आपको दिखेगा, अलंकरण दिखेगा, उसमें भद्रता दिखेगी, शालीनता दिखेगी, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें दिखेंगी। बहुत भौतिकता वगैरह आपको दिखाई नहीं देंगी, उसमें अलंकरण दिखेंगे, सुंदर दिखेंगी वो, ठीक है, भद्रता दिखेगा, उसमें शालीनता दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसका क्या है, विशेषताएं हैं गुप्त काल की मूर्ति कला के। मान लीजिए अलग से आ गया प्रश्न, गुप्त कला के मूर्ति कला का क्या करिए, गुप्त काल के मूर्ति कला का वर्णन करिए, तब आपके पास कुछ बिंदु इंट्रोडक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज आप लिख दीजिएगा। इसके बाद एक चीज और लिखिएगा, याद करिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मूर्ति कला के निर्माण की कुछ शैलियां होती हैं। जैसे हमने आपको मंदिर निर्माण की शैली बताई थी, वैसे ही हमने बताया था, आपको पढ़ा भी चुका हूं मैं डिटेल में, कि गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, ये तीन शैलियां ऐसी हैं, तीन कला ऐसी हैं जो मूर्ति के निर्माण में भारत में यही देखी गई हैं। तो गांधार कला और मथुरा कला के मिक्स में, इनके मिश्रण से एक नई शैली इस समय देखी जाती है, सारनाथ मूर्ति कला शैली। सारनाथ मूर्ति कला शैली गुप्त काल में जो है तो एक नई शैली हमें देखी जाती है, जो गांधार और मथुरा कला से निर्मित हुई, गांधार और मथुरा कला के मिश्रण से निर्मित हुई क्या नई मूर्ति कला शैली है। ये गुप्त काल की एक नया परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान दे देना चाहिए। इस समय गुप्त काल में हम देखेंगे कि चाहे पाटलिपुत्र हो, चाहे मथुरा हो, ठीक है, चाहे आपका सारनाथ हो, इस समय मूर्ति कला के एक प्रसिद्ध केंद्र रहते हैं, प्रमुख केंद्र रहते हैं, ठीक है। बस ये आपकी 3 से 4 लाइन इंट्रोडक्शन थी। अब आपको लिखना क्या क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। आपको लिखना है, इसको बांट लेना है, मूर्ति कला को बांट लेना है। पहले आपको बांटना है ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो मूर्ति कलाएं हैं वो देखना है, फिर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति कलाएं, बस उदाहरण दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैन धर्म से संबंधित जो मूर्ति कलाएं हैं वो देख लीजिएगा। मूर्ति कला में हमने बस 1-2-3 लाइन शुरू में बताई है, उसको जरूर लिखना है आपको, कि इस समय जो है तो गुप्त काल में स्थापत्य कला के विकास के साथ साथ मूर्ति कला का विकास भी देखने को हमें मिलता है। और गुप्त काल में हमें गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला के मिश्रण से निर्मित नई सारनाथ मूर्ति कला शैली का क्या है विकास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद मूर्ति कला में तीनों धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं तो उनकी चर्चा आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो वैष्णव धर्म से संबंधित आपको मूर्तियां क्या लिखना है, आपको पता है कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित या वैष्णव धर्म से संबंधित या हिंदू धर्म से संबंधित। आपको पता है कि जो गुप्त सम्राट थे वो वैष्णव धर्म से क्या थे, अनुयायी थे। अतः इस समय हमें विष्णु व उनके अवतारों की अधिकतम मूर्तियां क्या दिखाई देती है। इस समय विष्णु के वाराह अवतार, कौन से, विष्णु के वाराह अवतार की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। वाराह अवतार की मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, अलग अलग जगहों से क्या हमें दिखाई दी है, ठीक है। कहां से, एक तो उदयगिरी की जो विशाल बाराह प्रतिमा मूर्ति है वो, और मालवा की गुफा में जो बाराह मूर्तियां हैं वो, ये 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप लिख दीजिएगा, मालवा गुफा की बाराह मूर्ति और उदयगिरी की विशाल बाराह प्रतिमा, ठीक है, इस समय के ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण है, ठीक है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। ब्राह्मण धर्म में बस इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से मूर्तियां आपको दिखाई देती। बौद्ध धर्म से संबंधित आपको सबसे बड़ी चीज तो ये लिखना है कि इस समय जो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली है वो आपको देखने को मिलेंगी धातु और प्रस्तर दोनों से निर्मित थी, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं वो धातु व प्रस्तर यानी पत्थर दोनों से निर्मित आपको मूर्तियां मिलेंगी, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। एक तो है सारनाथ के बौद्ध की मूर्ति, ठीक है, सारनाथ की बौद्ध मूर्ति और मथुरा की बौद्ध मूर्ति, 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सारनाथ बौद्ध मूर्ति व मथुरा बौद्ध मूर्ति,
ये दोनों ही इस समय की मूर्ति कला के सुंदर उदाहरण हैं, बेहतर उदाहरण हैं। और इस समय धातु और प्रस्तर यानी पत्थर दोनों से ही क्या बनाई जाती थी बौद्ध की मूर्तियां। ठीक है, ये चीज आपको लिख देना है बस। इससे ज्यादा दो बिंदु मैं बता रहा हूं, इसलिए हैं तो मेरे पास बहुत सारे बिंदु, लेकिन मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा और आप लोग भटक जाएंगे। ठीक है, पर इसी बस इतना आप दो बिंदु लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जैन धर्म से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन सी मूर्तियां मिली। जैन धर्म से हम देखेंगे कि इस समय गुप्त काल में हमें जैन तीर्थंकरों की बड़े स्तर पर मूर्तियां मिली हैं, जैन तीर्थंकरों की। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिख देना है, एक उदाहरण दे देना है। एक उदाहरण ये दे देना है कि मथुरा में महावीर स्वामी की ध्यान मुद्रा में क्या है मूर्ति हमें मिली है, ये प्रतिमा मिली। महावीर स्वामी की मथुरा में ध्यान मुद्रा लिए हुए जो प्रतिमा मिली है वो इस समय के जैन धर्म से संबंधित सुंदर उदाहरण है या सुंदर नमूना है। इस टाइप का आप लिख दीजिएगा जैन धर्म में। तो जैन धर्म का भी हो गया, ब्राह्मण धर्म का भी हो गया, बौद्ध धर्म का भी हो गया। दो बिंदु हमने आपको बता दिया है, क्योंकि आपके पास ज्यादा पॉइंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ज्यादा जगह नहीं रहेगी। 15 नंबर में अगर प्रश्न आ गया तब तो फिर मान के चलिए कि जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं सबसे बेहतर फॉर्मेट है ये। ठीक है, चलिए मूर्ति कला हो गई आपकी। अब आते हैं चित्रकला में। ठीक है, देखते हैं चित्रकला का भी विकास कहां तक हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो चित्रकला में देखिए, आपको पता है कि यहां पर गुप्त काल में अन्य कलाओं की भांति, आपको पहली लाइन लिखना है कि अन्य कलाओं की भांति, अन्य कलाओं की भांति यहां पर चित्रकला का भी क्या पर्याप्त विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हमें देखने को मिलता है। ये आपको पहली लाइन लिखना चाहिए। फिर आपको लिखना चाहिए अगली लाइन आपको लिखना चाहिए कि इस समय जो चित्रकला के सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है या नमूने हैं वो अजंता और बाघ की गुफा चित्र है। तो आपको अजंता का पहले लिख देना है, अजंता गुफा चित्र। इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है कि ये है कहां का। तो आप बता देना है कि ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये जानकारी ले लीजिए। इसके बाद इसमें दो महत्वपूर्ण है, 16 और 17। 16 और 17 के गुफा के चित्र सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 16वां जो गुफा चित्र है वो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, जो आज भी क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और 17वां जो चित्र है वो दरअसल बौद्ध से संबंधित जो जीवन की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित वहां पे क्या चित्र आपको देखने को मिलेंगे 17वें में। तो अजंता गुफा चित्र महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। और 16 और 17 नंबर के जो गुफा चित्र हैं ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे गुफाओं की संख्या टोटल कितनी है, अजंता में गुफाओं की टोटल संख्या कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे बाघ की गुफा, बाघ की गुफा चित्र या बाघ के गुफा चित्र। इसमें भी आप देखेंगे कि ये भी गुप्त काल के सुंदर उदाहरण है या सर्वोत्तम उदाहरण है। इस टाइप का आप लिख दीजिएगा, बस इतना भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में अवस्थित है, आपको पता है। इसके बाद अगर आपको लिखना है तो बस इतना लिख दीजिएगा कि चौथी और पांचवी जो गुफा है, ये मिलके जो चौथे या पांचवें में जो गुफा है उसको रंगमंडल कहते हैं, रंगमंडल कहते हैं। और इसके बाद आप एक चीज और लिख दीजिएगा कि बाघ के गुफा चित्र में कई कलरों को, जैसे आप नीला, पीला, हरा, ठीक है, और खाकी, काला, ऐसे रंगों का प्रयोग बाघ की गुफा चित्रों में किया गया है। और बाघ की गुफाओं की जो टोटल संख्या कितनी है, 9 है। और अजंता की गुफा चित्रों की संख्या टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है, 29 है। ठीक है, तो अजंता की गुफा चित्र 16 और 17वें गुफा में सबसे बेहतर है। और बाघ की गुफा में चौथे और 5वें नंबर की आप चर्चा कर लीजिएगा, जिनको मिला के रंगमंडल कहा जाता है इन गुफाओं को। ठीक है, वैसे उदयगिरी की गुफा भी क्या है, गुप्तकालीन थी, ये भी आप लिख सकते हैं। उदयगिरी की जो गुफा थी वो गुप्तकालीन थी, ये भी आपको लिखना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके बाघ के गुफा चित्र में। ठीक है, आप इतना लिख दीजिएगा, बहुत है, बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताने लगूंगा तो क्या है आपकी कॉपी भर जाएगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके पास दो बिंदु रहेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको नहीं लिखना, बस इतना लिख दीजिएगा। सीतनवासल तमिलनाडु में स्थित है, ये भी गुप्त काल के चित्रकला के क्या है महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को हमें यहाँ पर सीतनवासल की गुफाओं में मिलते हैं। इसके बाद आते चलिए साहित्य के सेक्शन में। ये भी चित्रकला भी हो गया, साहित्य आ जाते हैं। लिटरेचर का देखते हैं। दरअसल लिटरेचर का विकास कैसे हुआ था ये भी देखने की बात है। ठीक है, तब हम देखेंगे कि इस समय साहित्य का विकास जो गुप्त काल में सर्वाधिक देखा जाता है प्राचीन भारत के काल में। ठीक है, इस समय संस्कृत
संस्कृत भाषा का या संस्कृत भाषा में साहित्यों का निर्माण, साहित्यों का निर्माण, संस्कृत भाषा में साहित्यों का निर्माण जो है इस समय अभूतपूर्व विकास हुआ था। संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा के साहित्यों का निर्माण, ठीक है, इस समय चरम पर था। ठीक है, इस समय प्रगति अभूतपूर्व देखी जाती है, ये चीज आपको लिखना चाहिए। ठीक है, गुप्त काल में कई महान विद्वानों को, साहित्यकारों को संरक्षण दिया गया था। यह भी आपको लिखना है कि राजाओं के द्वारा कई विद्वानों साहित्यकारों को क्या दिया गया था? प्रश्रय दिया गया था, राजाश्रय दिया गया था, संरक्षण दिया गया था। ये सारी चीज लिख देना है। उनमें प्रमुख लिख देना है आपको। कालिदास का नाम लिख दीजिएगा। कालिदास किसमें थे? चंद्र, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद आप लिख दीजिएगा हरिसेन। हरिसेन का भी आप नाम लिखिएगा, जो किसके? समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। बहुत सारे थे, बाराहमीर, चरक, बहुत सारे ऐसे थे जो कई विद्वान और साहित्यकार थे। ठीक, कई महत्वपूर्ण पर्सनालिटियां थीं जिनको संरक्षण इस समय दिया गया था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इस काल की संरचनाएं लिख दीजिएगा। अगला बिंदु लिखिएगा, इस काल की महत्वपूर्ण संरचनाएं या रचनाएं हेडिंग डालिएगा और लिख दीजिएगा कई महत्वपूर्ण। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम लिख दीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, एक सबका लिख दीजिएगा। इसके बाद अमरकोश, बृहत संहिता, ऐसे करके अलग अलग सबके नाम के जितनी भी रचनाएं उनके नाम के आएंगे, सबके जो राइटर है उनका नाम लिख दीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम के कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास है। अमरकोश के कौन है? अमर सिंह। ये यूपी वाले अमर सिंह नहीं, ठीक है, ये उस समय अमर सिंह नहीं थे। तो आप लोग सोच लें ये यूपी में जो नेता है वो अमर सिंह नहीं है। बृहत संहिता के कौन है? वाराहमिहिर। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत है, तो कम से कम 10-15, तो आप लोग 15 थोड़ी ना लिखेंगे, इतनी कॉपी भर जाएगी। 3 भी लिख देंगे तो आप लोग बहुत है। तो साहित्य के सेक्शन में मैंने आपको जो 3 से 4 पॉइंट बताए उतना क्या सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो इतने में क्या है आपका, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया आपके पास कला और संस्कृत का पक्ष। अब आपको लिखना कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूं। मैं 15 नंबर के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो आप लोग देख लीजिए। 3 पेज आपके पास होंगे, समझिए बात को। 3 राइट दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो हम जाके यहां लिख देते हैं। 3 पेज आपके पास होगा। गुप्त काल की कला और संस्कृत अगर प्रश्न आ जाता है तो आप 15 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए 15 नंबर का प्रश्न, तब आप क्या करिएगा, 4 से 5 लाइन का क्या करिएगा, इंट्रो दीजिएगा, अच्छा वाला बढ़िया जो हमने बताया जानकारी के स्रोतों के साथ। ठीक है, इसके बाद आप लिखिएगा गुप्त काल की कला एवं संस्कृत। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, इसलिए टाइम भले लग रहा है पर बता रहा हूं आप लोगों को। कला एवं संस्कृत, इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पर क्या, इसका फ्लो चार्ट बनाइएगा, स्थापत्य कला, इसके बाद लिखिएगा मूर्ति कला, इसके बाद लिखिएगा चित्रकला, और इसके बाद लिखिएगा साहित्य। ऐसे करके ब्रैकेट वो बना लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग डालिएगा स्थापत्य कला, और इसके बाद यहां पर बना लीजिएगा मंदिर। ऐसे करके बिंदुवार आप लोग लिखिएगा, मंदिर हो गई, ठीक है, स्तूप 2 बिंदु, ठीक है, इसके बाद गुहा चित्र 2 बिंदु। ऐसे करके मूर्ति कला, फिर यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा बीच में मूर्ति कला। मूर्ति कला के बीच में 1 से 2 लाइन का क्या करिएगा, इसको इंट्रो दे दीजिएगा। इसके बाद आप डालिएगा इसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित, इसके बाद बौद्ध से संबंधित और जैन से संबंधित। ये करके आप बस 2-2 लाइन का भी आप लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे तो ठीक है, मूर्ति कला हो जाएगा। इसके बाद बीच में हेडिंग डालिएगा चित्रकला, ठीक है, 1-2 लाइन का वो कर दीजिएगा। चित्रकला में भी आप अजंता का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बाघ का अलग से दे दीजिएगा। ऐसे करके 2-2 बिंदु इनका बता दीजिएगा, 2-2 बिंदु 3-3 बिंदु। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा साहित्य की,
साहित्य में आप कम से कम 5 बिंदु बता दीजिएगा और 2 लाइन का निष्कर्ष के आपका इसी फॉर्मेट में उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका फॉर्मेट होना चाहिए। 15 नंबर में कभी भी आ सकता है। गुप्त काल की कला एवं संस्कृति का क्या करिए, वर्णन करिए। और मैंने जिस फॉर्मेट में उदाहरण सहित आपको बताया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आज ही लिख लीजिएगा। आप लोगों के पास जो भी सोर्स हो, जो मैंने बताया है, इसको मिला के इसी तरह से बना के कॉपी पे रख लीजिएगा, ठीक है, सिनॉप्सिस के साथ आज ही। ये ऐसे प्रश्न है कभी भी टकरा सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अच्छा, प्रॉब्लम अभी साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी हो रही है क्या? अभी तक तो नहीं हो रही थी, ठीक है। अभी तक आप लोगों की साउंड की प्रॉब्लम अभी हो रही है, होना तो नहीं चाहिए। अरे यार बताओ, हमारी क्लास में तुम लोगों को साउंड की प्रॉब्लम, यार गड़बड़ हो जाता है यार, बताओ। ये सब गड़बड़ है, डिमोरलाइज वाली बातें हो जाती। हमारी बात अगर आपके पास नहीं जाएगी तो हम कैसे? गड़बड़ हो जाता है। टेक्निकल टीम भी परेशान हो गई कि आप जब लेते हैं लेक्चर तभी भी क्या होता, तभी ही समस्या होती, बाकी सभी शिक्षकों में क्या है, नहीं होती है। तो बताओ गलती कहाँ हो रही है? माइक को विक्स की गोली खिला दूं मैं? माइक को विक्स की गोली खिला दूंगा तो या कि ऐसा होगा कि दोबारा माइक क्या करेगा, मतलब कुछ सुनेगा ही नहीं, खिसखिसी नहीं होगा, खिसखिसी नहीं होगा तो मतलब तुम लोगों को सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। पॉकेट में क्या देखूं? पॉकेट में कुछ नहीं है, मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, जीरो। विज्ञान और तकनीकी के मैं वर्णन बता रहा हूं अभी ना, काहे को परेशान होते हो, बता रहा हूं, अच्छा बताऊंगा उसको मैं। इसमें क्यों, कला और संस्कृत में आप रख सकते हो विज्ञान को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार अपने पास कला और संस्कृत के पास इतने 3 पेज ऑलरेडी भर गए, तो विज्ञान को रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है कला संस्कृत के लिए, क्योंकि गुप्त काल आएगा तो अलग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी आएगी, अलग से आएगा, 6 नंबर का प्रश्न हो, तो वो मैं बताता हूं उसको फॉर्मेट के साथ। लेकिन समस्या तो ये आ रही है कि दरअसल विक्स की गोली में लाऊं कैसे, क्योंकि आज समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी कर दी आप लोगों ने कि आवाज़ आ ही नहीं रही है, और मैं टेंशन में आ गया, क्योंकि अभी तक मतलब पढ़ाया तो आपको क्या है, पढ़ाया मतलब आपको समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। ये मेरे लिए क्या है, मेरी मेहनत, मतलब मेरी मेहनत तो चलिए मैं 10 बार कर लूँगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी सही चल रहा है, चलिए। मतलब आप लोग मेरे साथ वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, फिरकी ले रहे हैं मेरी, ऐसा ऐसा मत करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया आपकी बात समझ गया, मतलब आ रही है, हल्का फुल्का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग को क्या मौका मिल गया मेरे से क्या करने का, बातें करने का, तो इसी बहाने सोचे सर से बातचीत कर लें, ठीक है। अच्छा, आप लोग सैटरडे वैटरडे में क्या है, बिल्कुल वो हो जाते हैं क्या? अब सोचते हैं सैटरडे है तो सैटरडे में क्या करेंगे हम लोग, पूरी तरह से अब हल्का सा रिलैक्स रहेंगे और संडे को आराम से सो के उठेंगे 12-1 बजे, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आप लोग, चलिए हंसी मजाक हो गया, आप लोगों का रिलैक्स भी हो गया। अब हम लोग क्या है, टॉपिक पे आते हैं। 6 नंबर का आपको और भी मैं क्या है, एक नया प्रश्न देता हूं नए फॉर्मेट के साथ है। ये अलग से आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि 6 मार्कर में ये अलग से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको अलग से डील करना है, ठीक है। अब इसको दरअसल हम डील कैसे करेंगे, बात समझने का प्रयास करिए। हमारे पास 2 तरीके हैं इसको डील करने के। पहला तरीका तो ये है, महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे,
जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटियां थी जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुछ किया था, हम उनके नाम के आधार पर आपसे लिखें। चाहे वो ब्रह्मगुप्त हो, ठीक है, चाहे वो चरक वगैरह हो, बहुत सारे ऐसे हैं, ब्रह्मगुप्त, चरक, धन्वंतरी, बहुत ऐसे हैं कि हम, एक तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट हमारे पास कुछ ऐसा गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, हम क्या करें, कुछ ऐसे अलग अलग क्षेत्रों पर भी क्या है लिख दें, ठीक है। दोनों फॉर्मेट क्या है अपने आप में सही है, गलत नहीं है। चाहे वो वैज्ञानिकों के आधार पर डेवलपमेंट्स लिख दीजिए, चाहे आप विषयों के आधार पर डेवलपमेंट्स लिख दीजिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के जिससे संबंधित जो विषय हैं उनके आधार पर लिख दीजिए, दोनों ही फॉर्मेट आपके क्या सही है, ठीक है, ठीक है। आवाज चली जाती है यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये तो गड़बड़ है। चलिए, हमारे ख्याल से अब तो आ रही होगी आवाज आपकी, ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही होगी। मैं बोर्ड की तरफ ही मुड़ा रहूं क्या, ऐसे स्टे खड़ा रहूं क्या, ऐसा सही है लगे, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, ठीक है। समझिएगा बात को, आर्यभट्ट लिखें, बाराहमिहिर लिखें, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग जो वैज्ञानिक थे उनके अकॉर्डिंग लिखें, या कि हम लिख सकते हैं ऐसा भी, दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है यह तरीका सबसे अच्छा माना जाता है कि आप साइंटिस्ट के हिसाब से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या देखें, विकास देखें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी के आधार पर, और मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको अगर लिखना है तो इस आधार पे भी आप लोग, इस फॉर्मेट पे भी आप लोग लिख पाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि इसको उत्तर को पूरा डील करना। तो हम देखेंगे कि आपको पहले ही लिख लेना चाहिए यहां पे कि भाई गुप्त काल में विज्ञान व तकनीक की विभिन्न शाखाओं का क्या हुआ था, विकास हुआ था, विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ था। अंक गणित हो, ज्योतिष हो, चाहे वो रसायन हो, चाहे वो धातु विज्ञान हो, चाहे वो चिकित्सा हो, सभी विधाओं का, सभी शाखाओं का सम्यक विकास हुआ था, और इनके विकास में कई महान विद्वानों का क्या था, महती योगदान था। यही आपको लाइन लिखना है कि साइंस और गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई विधाओं का विकास हुआ था, जिन विधाओं को मैंने नाम लिया, और इन विधाओं के विकास में या इन शाखाओं के विकास में कई वैज्ञानिकों का या कई महान व्यक्तियों का क्या था, इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अब इस समय हम देखेंगे कि गुप्त काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। इनमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा आर्यभट्ट, इसके बाद आप लोग आर्यभट्ट के बाद डाल दीजिएगा इसमें ब्रह्मगुप्त का नाम डाल, बाराहमिहिर का नाम डाल दीजिएगा, किसका, बाराहमिहिर। इसके बाद ब्रह्मगुप्त का नाम डालिएगा, इसके बाद धन्वंतरी का नाम डालिएगा, इसके बाद अन्य भी डाल दीजिएगा कुछ चीजें, अन्य में अन्य भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी हम लोग इस समय देख लेंगे, ठीक है। देखिए, गुप्त काल की प्रौद्योगिकी को हम लोग इन बिंदुओं के आधार पर क्या डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बस इस तरह से आपको क्या करना, फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन फ्लो चार्ट आप ऐसे बनाइएगा, मैं ऐसे सीधा सीधा बनाया हूं, लेकिन अब आपको कॉपी में ऐसे फ्लो चार्ट बनाना, ऐसे, ठीक है। ये आपका तरीका होना चाहिए, ये आपका तरीका होगा। इसमें आप लोग नाम लिख दीजिएगा आर्यभट्ट का, बाराहमिहिर का, ब्रह्मगुप्त का, धन्वंतरी का और अन्य का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्यभट्ट ने कौन कौन से विकास किए थे, इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए क्या क्या योगदान दिया था, यह चीज आपको लिखना है। तब आपको लिखना है कि आर्यभट्ट थे कौन। तो पहले ही आपको लाइन लिखना चाहिए कि जो आर्यभट्ट थे वो गुप्त काल के, आर्यभट्ट थे वो गुप्त काल के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे। क्योंकि आपको पता है वो गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे और ज्योतिषाचार्य थे। ये चीजें आपको लिख देना, महान वैज्ञानिक, इस टाइप का कुछ पहली लाइन आपको लिखना चाहिए।
इसके बाद आपको लिखना है दूसरी लाइन, इनकी रचना। इनकी रचना है क्या? आर्यभट्टियम। इनकी रचना है आर्यभट्टियम। ये आपको बस रचना हेडिंग डाल के रचना लिख के आर्यभट्टियम इनकी क्या है? रचना है। इसके बाद इनकी एक लाइन और लिखिएगा कि इन्होंने दशमलव प्रणाली का क्या किया था? दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। दशमलव प्रणाली का क्या किया था? आविष्कार किया था। ये चीज आपको लिखना होगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का वास्तविक और वैज्ञानिक कारण बताया था। ठीक है, क्या बताया था? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण आप नोट डाउन करते रहिएगा, मैं ज्यादा मुड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आर्यभट्ट ने क्या बताया था? इसकी रचना पहले तो आर्यभट्ट के बारे में बता दीजिएगा कि महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे, खगोल शास्त्री से, जो भी आपको लिखना है। रचना इनकी आर्यभट्टियम थी। इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। इसके बाद इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में वास्तविक और वैज्ञानिक जो है तो कारण बताए थे। ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या और बताया था? इन्होंने यह भी बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। यह भी इन्होंने ही क्या बताया था? पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, यह भी इन्होंने बताया था। तो ऐसे 3 से 4 बिंदुओं में आप लोग क्या करिएगा? आर्यभट्ट को क्या कर दीजिएगा? डिस्क्राइब कर दीजिएगा बिंदुवार। ठीक है, यह आपका तरीका होना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना होगा दूसरा जो आपको टॉपिक लिखना होगा वो लिखना होगा बाराहमीर। क्या लिखना होगा? बाराहमीर। तो बाराहमीर के बारे में क्या लिखेंगे कि जो बाराहमीर है वो खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य है। क्या है? खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य। ये आपकी पहली लाइन होना चाहिए। इसके बाद इनकी लाइन होना चाहिए, दूसरी लाइन आपको रचनाएं। क्या होनी चाहिए? रचनाएं। तो रचनाओं में आपको पता है पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता बाराहमीर की रचनाएं हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दरअसल क्या बताया? तब आपको बताना चाहिए कि ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर इन्होंने क्या किया था? विचार प्रस्तुत किया था। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर इन्होंने विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे। ऐसे 3 बिंदुओं के आधार पर आप लोग बाराहमीर को क्या कर दीजिएगा? डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आप लोग अगला जो आप टॉपिक लिखें, अगला जो वैज्ञानिक को डील करेंगे वो है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में क्या आप लोग लिखेंगे? ब्रह्मगुप्त के बारे में कि ये कौन से थे? प्रसिद्ध नक्षत्र वैज्ञानिक थे। कौन से थे? प्रसिद्ध नक्षत्र वैज्ञानिक। ये आपको पहली लाइन में इनको बताना है। हर वैज्ञानिक को का वर्णन करने के पहले सबसे पहली जो लाइन आप लिखेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके परिचय के बारे में लिखेंगे कि कौन गणितज्ञ है, कौन खगोल शास्त्री है, कौन नक्षत्र वैज्ञानिक है, कौन ज्योतिषाचार्य है, कौन आयुर्वेदाचार्य है। ये पहली लाइन में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आप लोग ब्रह्मगुप्त के में यही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इनकी जो पुस्तक है वो इनकी जो पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत बाराहमीर की ये रचना है, पुस्तक है, जो नक्षत्र वैज्ञानिक हैं। ये चीज आपको लिखना होगा। ठीक है, राइट। इसके बाद आपको लिखना है एक चीज इन्होंने बताई थी ब्रह्मगुप्त ने बताई थी कि समस्त जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी पर गिरती हैं। ठीक है, ये चीज आप इन्होंने बताया था कि समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। और आपको ये भी लिखना होगा इसमें कि गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत न्यूटन ने दिया था उसके पहले ही क्या है? पूर्व की कल्पना थी इनकी ब्रह्मगुप्त की कि समस्त वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या करती हैं? गिरती हैं, आकर्षित होती हैं, गिरती हैं। जो कि जो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण दिया गया था उसके पूर्व की क्या संकल्पना है या कल्पना है। तो ये चीज आप लिख दीजिएगा किसमें? ब्रह्मगुप्त में। ठीक है, ये चीज आप ब्रह्मगुप्त में लिख दीजिएगा। चलिए आप लोग को अच्छा ठीक है, चलिए ठीक, मैं नहीं मुड़ता बोर्ड की तरफ। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया होगा। पहला तो आप लोगों ने आर्यभट्ट लिखा होगा, बाराहमीर लिखा होगा, ब्रह्मगुप्त लिखा होगा। अब चौथा आप लोग लिखिए धन्वंतरी। धन्वंतरी में आपको पता है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान हैं।
आयुर्वेद के क्या है, प्रसिद्ध विद्वान है। ठीक है, एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में क्या है, ये गिने जाते थे। तो धन्वंतरी के बारे में आप लिख दीजिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं अन्य वैज्ञानिक प्रगति, ये हमने आपको बताया था अन्य वैज्ञानिक प्रगति। तो हमने 4 वैज्ञानिकों को यहां पर क्या किया, डील किया, चर्चा किया। एक तो हमने चर्चा किया आपके आर्यभट्ट, बाराहमीर, ब्रह्मगुप्त और धन्वंतरी। चरक वरक का भी नाम लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हालांकि हमने धन्वंतरी को लिख दिया, पर चरक वगैरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य वैज्ञानिक प्रगतियों में आपको लिखना है अन्य वैज्ञानिक ठीक है, अन्य वैज्ञानिक प्रगतियों में क्या लिखना है आपको पहली लाइन लिखना है कि रसायन विज्ञान के विकास का भी ये क्या महत्वपूर्ण काल था। रसायन विज्ञान के विकास का भी ये महत्वपूर्ण काल था। दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ इस समय के रसायन विज्ञान के विकास का क्या था, महत्वपूर्ण उदाहरण था, सर्वोत्तम उदाहरण था। या ये भी लिख सकते हैं आप कि मेहरौली स्तंभ जो आज भी जंग रहित है, वो गुप्त काल के रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण उदाहरण है या सर्वोत्तम उदाहरण है। मेहरौली स्तंभ को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, ये लिखना आपका जरूरी है। इसके बाद गुप्त काल के सिक्के, मोहर और आभूषण कला विज्ञान के सुंदर नमूने हैं या उदाहरण है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर में वैसे तो मैंने जितना बता दिया है उतने 6 नंबर में आपके पॉइंट्स भर जाएंगे, आपके पेज बहुत बेहतरीन उत्तर माना जाएगा ये। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मेट बताया है ये बहुत बेहतरीन उत्तर माना जाएगा और इसी फॉर्मेट में क्या करना आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो अन्य में भी लिख दीजिएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मेहरौली का लौह स्तंभ जो जंग रहित है वो इस समय का क्या है या इस काल का क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है या सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आपका पूरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेक्शन जो 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट मैंने बताया है जिस तरह से, उसी तरह से फॉलो करिएगा, इस तरह से फ्लो चार्ट बना दीजिएगा और ऐसे ही हेडिंग डाल के बिंदु बार आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, राइट। ठीक है, चलिए आप लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब यार आज मेरा मूड था पढ़ाने का कि मैं लगे हाथ कंप्लीट कर देता गुप्त काल के क्या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता, लेकिन टाइम ही हो गया और आधा दूरा पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा आप जो मैं अभी बोला आपके सामने, जो मैंने अभी 5 या 10 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो किसी तरह से आवाज़ से समस्या नहीं हुई, आप लोग को क्या समझ में आ गया है ना। अब मैं बिल्कुल स्टैच्यू, जो आप लोग बोल देते हैं ना स्टैच्यू, तो मैं वही स्टैच्यू की तरह क्या खड़ा हूँ, बिल्कुल भी नहीं मुड़ रहा हूँ मैं। जिस आप लोगों ने क्या कर दिया, मुझे स्टैच्यू बोल दिया है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे स्टैच्यू बोल दिया है तो मैं स्टैच्यू की तरह खड़ा हूं अब। ठीक है, तो अब बात ये आ गई है, स्टैच्यू की तरह तो खड़ा हूं लेकिन समय स्टैच्यू की तरह नहीं खड़ा है, तो उस समय तो बढ़ेगा। अब बात ये आती है कि 2 प्रश्न बचे हैं आपके जो मुझे बताने की इच्छा थी। एक तो गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है और गुप्त काल का पतन। पतन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी क्या है समझ जाइए क्या है, पूछ सकती है, कुछ भी पूछ लेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये हम जानते हैं कि जो हमने सब अभी पढ़ा वही मैं प्रयोग कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें यही लिखना है, संस्कृति, कला और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये महत्वपूर्ण सेक्शन है उसमें लिखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट है उसको किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, क्योंकि 15 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब समय क्या है, हो गया है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे, लेकिन दिक्कत ये है गुंजन, दिक्कत ये है कि मेरे ही क्लास में क्यों वायर शॉर्ट हो जाती है, ये मैं टेंशन में हूँ बहुत। ठीक है, बाकी जो लेक्चर हैं उनके में नहीं होती। तो ये जो तुमने बताया वो अच्छा वो था, ये सॉल्यूशन अच्छा है, लेकिन दिक्कत एक प्रश्न मैं तुमसे कर रहा हूँ कि मेरे ही लेक्चर में वायर क्यों शॉर्ट हो जाती है, दूसरे टीचर के लेक्चर में क्यों नहीं होती है। दिक्कत ये है ना, मैं अभी टाइमिंग ज़्यादा हो गई है, वो उसको बताने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम एक काम करेंगे, देखिए हमको शुरू करना है परसों से गुप्तोत्तर काल। ठीक है, हम गुप्तोत्तर काल में मुझे हर हाल में एंट्री करना है परसों।
तो मैं क्या करूँगा, देखिए गुप्त के पतन के कारण में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। मैं आपको गुप्त का पतन का कारण आसानी से, चलिए अभी बता देता हूँ। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग उसका डिटेल देख लीजिएगा। मैं गुप्त के पतन के कारण बता देता हूँ, बहुत आसान है। 5 से 6 लाइन, 5 से 6 बिंदु में बता देता हूँ। देखिए गुप्त तो आपको भी पता है। चलिए ये प्रश्न मैं डील किए लेता हूँ आपके सामने। गुप्त के पतन के कारण एक बचेगा, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, उसको मैं क्या कर दूंगा, सोमवार को शुरू करूंगा आपके साथ। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, और उसी दिन क्या कर देंगे हम लोग, गुप्तोत्तर काल शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन गुप्त काल के पतन के काल में एक चीज आप समझ लीजिए इंट्रोडक्शन में, कि समुद्रगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक, ठीक है, साम्राज्य क्या रहा, अक्षुण्ण रहा। इस समय तक साम्राज्य विकसित था, समृद्ध था और बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है, वैसे ही धीरे धीरे गुप्त काल का, गुप्त साम्राज्य का पतन जो है शुरू हो जाता है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला जो कारण था, मैं की पॉइंट बता देता हूं, आप लोग इसको, बहुत आसान है, किसी भी किताब में मिल जाएगा, इसको आप लोग क्या है थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा। पहला कारण था अकुशल उत्तराधिकारी। आपको भी पता है कि स्कंदगुप्त जब मर गया, जब उसका देहांत हो गया, इसके बाद ऐसे महान शासक नहीं आए जो चुनौतियां थी गुप्त काल के सामने, चाहे वो बाह्य आक्रमण हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे जो भी हो, ऐसी, चाहे सामंतवाद हो, ऐसी चुनौतियों को का सॉल्यूशन करने वाले कोई भी क्या है, कोई भी बड़े शासक नहीं आए, जैसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय वगैरह थे, स्कंदगुप्त वगैरह थे, ठीक है। तो अयोग्य उत्तराधिकारी एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा कारण था बाह्य आक्रमण, हूणों का लगातार आक्रमण हो रहा था। स्कंदगुप्त तक तो टेकल कर लिया उसने, लेकिन जैसे ही परवर्ती शासक आए, तो ना तो अर्थव्यवस्था मजबूत थी, ना ही कोई ऐसे सैन्य ढांचा उनका मजबूत था। तो जो परवर्ती शासक आए, लगातार हूणों का आक्रमण होता गया, और धीरे धीरे गुप्त काल की क्या है, पूरी तरह से कमर टूट गई, और धीरे धीरे गुप्त काल क्षीण होता चला गया, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद सामंतवाद में ऐसा है, बिचौलियों, सामंतवाद आपको पता है कि मौर्योत्तर काल से क्या भूमि का अनुदान देना शुरू हो गए थे, भूमि का अनुदान देते थे, तो धीरे धीरे क्या है, ये सामंतवाद का क्या हुआ, विकास होता गया। सामंतवाद का जब विकास हुआ, तो धीरे धीरे ये लोग क्षेत्र में अपने अलग सैनिक रखते थे, अपना कर वगैरह वसूलते थे वहाँ पे, और ये लोग क्या करते, एक बिचौलिए की तरह काम करते थे। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, और जब परवर्ती शासक अयोग्य हुए गुप्त काल के, तो ये लोग क्या कर सके, सामंतवाद को ज़्यादा इनको कंट्रोल नहीं कर पाए, सामंतों को, और सामंत क्या हुए, धीरे धीरे अपने आप को क्या करना, स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये सामंतवाद भी गुप्त काल के पतन का बहुत बड़ा कारण था, और धीरे धीरे फिर क्या है, गुप्तोत्तर काल आ जाता है। इसके बाद वाणिज्य और व्यापार में गिरावट, हमने कल ही आपको बताया है कि अर्थव्यवस्था में परवर्ती काल में, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड में अर्थव्यवस्था क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। इससे भी क्या होगा, पूरा मैनेजमेंट इनका बिगड़ जाता है, और गुप्त काल जो है पतन की ओर बढ़ जाता है। तो अर्थव्यवस्था में गिरावट भी एक इंपॉर्टेंट है। सामाजिक असंतोष होता है, धार्मिक असंतोष होता है, ठीक है। सामाजिक असंतोष, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनके भीतर बहुत ज़्यादा असंतोष होता है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, तत्कालीन जो सत्ता थी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। धार्मिक असंतोष होता है, बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाने लगता है कुमार गुप्त के द्वारा। नालंदा का बौद्ध विहार, ये बौद्ध विश्वविद्यालय वगैरह बनाए देते हैं। तो जो ब्राह्मण धर्म से जो संबंधित जनसंख्या थी, वो बहुसंख्यक, वो थोड़ा क्या रुष्ट हो जाती है इनसे, जिसका परवर्ती जो शासक थे, अयोग्य थे, वो उनको क्या कर पाते हैं, वो मना नहीं पाते हैं, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं जिससे क्या है, वो लोग अपने आप को जुड़ाव महसूस करें। इसके बाद गुप्त काल की जो प्रशासनिक दोष थे, पदों का वंशानुगत होना वगैरह, इनसे भी क्या धीरे धीरे क्या होते गए, सत्ता में जो है तो बहुत ज़्यादा क्या आते गए, रुष्टता, सत्ता में क्या है बहुत ज़्यादा कमजोरी आती गई, और धीरे धीरे गुप्त काल क्या है खत्म होता चला गया। तो ऐसे 5 से 6 कारण है, 6 से 7 कारण। बहुत इंपॉर्टेंट तो प्रश्न नहीं है, लेकिन कभी आ गया तो आपके पास बिंदुवार लिखने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए। मैंने आपको एक ढांचा दे दिया है, ठीक है, तरीका बता दिया है। कंटेंट आप सब लोगों के पास मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको और भी अच्छे से समझा दूंगा, लिख के समझा दूंगा, डिटेल समझा दूंगा बिंदुवार। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा, वैसे तो मिल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत सरल प्रश्न। एक प्रश्न और बचा आपका, गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा क्यों दी जाती है, ठीक है। इसका वर्णन हम लोग जो अगली क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, इसी से शुरू करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। ये तो थी आपकी आज की क्लास। अब बात ये आती है कि अब देखिए अगला जो हमारा पूरा सप्ताह होने वाला, वीक होने वाला है, उसमें हम लोग अब टेस्ट सीरीज को क्या करेंगे, उठाएंगे। टेस्ट पर हम लोग फोकस ज़्यादा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप लोग, बहुत सारे लोगों जो भी टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनको देखना पाप है, ऐसा नहीं है। आप लोग भी देखिए, क्योंकि आप लोग क्या है, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, आप लोग उस दिन क्या कर देते हैं, गैप कर देते हैं, आते ही नहीं है, देखते ही नहीं। ऐसा मत करिएगा। वो भी सब प्रश्न जो मैं डील करूंगा, बातें करूंगा,
वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं। ऐसी कोई भी यहाँ पर वो बाउंडेशंस नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग देखिएगा जरूर। जो भी हमारे 1-2 डिस्कशंस होंगे हफ्ते में वो बता दिया जाएगा आपको, तो उसको देखा करिए आप लोग, उससे समझा करिए। वो थोड़ा इतिहास से हट के होंगे, अलग सब्जेक्ट को मैं ही करूँगा उसको, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, उससे समझिएगा। फॉर्मेट जो मैं बताऊँगा, कुछ तरीका बताऊँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें और भी थोड़ा अलग से बता देता हूँ, तो उसको भी समझते रहिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, राइट। कौन सी टेस्ट सीरीज आपकी चालू नहीं हो रही, शुभांगी बताइए। चलिए, अब आपके पास जो भी प्रश्न हो अब मुझे बताइए आप, ठीक है। अच्छा, आपका टेस्ट सबमिट हो गया, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। प्राचीन विश्वविद्यालय पे क्या वीडियो उस, चलिए ठीक है, मैं देखूंगा इस पर कंटेंट जो बता सकूं मैं आपको। अच्छा, प्री एंड मेंस, प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज क्यों नहीं चालू हो रही? होगी चालू, आप चालू तो है टेस्ट, आप दीजिए। अरे मैं गायब नहीं होऊंगा, कहा? अरे वो तो मैं हंस रहा था, आप लोग उसको गायब नहीं होऊंगा, गायब क्यों होऊंगा? क्या मैं कोई वो हूं क्या, भूत ऊत हूं क्या कि मैं गायब हो जाऊंगा? देखिए ऐसा नहीं होता, कई बार समझिए बात को, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एक चीज समझिए, कई बार क्या होता है, एक संस्थान होता है, वो चलता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि हमारे पास हमको और भी काम होते हैं, तो हो सकता है कभी थोड़े दिन के लिए कुछ गैप हो जाए, कुछ दूसरे शिक्षक आ जाए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री ही। ये बताइए, क्या हिस्ट्री के दम में आप लोग एमपीपीएससी सेलेक्ट हो जाएंगे? क्या मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा तो आप लोग हिस्ट्री, ऐसा तो नहीं है, हिस्ट्री की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक आती है। तो और भी शिक्षक है यहाँ पे, उनको भी मौका दिया जाएगा, वो भी लाइव आपकी क्लास लेंगे, वो भी पढ़ाएंगे आपको। तो अगर मैं थोड़े दिन के लिए, अब मेरी क्लास रुकती है तो कोई दूसरा टीचर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे दूसरा विषय, फिर मैं आ जाऊंगा जब मेरा सेक्शन होगा। तो ऐसे क्या, जैसे कोचिंगों वगैरह में नहीं चलता है कि 15 दिन किसी की क्लास, 20 दिन किसी क्लास, तो ऐसे करके हो सकता है कभी हो, लेकिन मैं ऐसे गोल नहीं होऊंगा कोई। मैं टेंशन मत लीजिए, देखिए मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होता है, जब व्यक्ति के काम बढ़ जाते हैं तो उसके उत्तरदायित्व भी बढ़ जाते हैं। तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो मेरे उत्तरदायित्व भी हैं, मेरे संस्थान के उत्तरदायित्व है। ऐसा नहीं, हम लोगों से जितना अधिकतम हो पाएगा आप लोगों के साथ, उतना हम लोग जितना पढ़ाएंगे, अधिकतम पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हमें तो और अच्छा लगता है, हम पढ़ाते हैं तो। अभिलेख के बारे में समझा नहीं मैं। ठीक है, अपडेट कर लिया करिए आप लोग, ऐप वगैरह अपडेट कर लिया करिए, ठीक है। धन्यवाद रानू जी। कालिदास के बारे में, अब देखिए अभिलेख से ज्यादा उनकी रचनाएं जो हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, चाहे उनकी मेघदूतम हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, उनकी रचनाएं इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि ना केवल भारत बल्कि विश्व में भी उनको पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा मिली, ठीक है। तो उनके उस समय और इस समय बहुत ज्यादा सिक्के मिले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इस समय मोहरें मिली हैं, तो उनके बारे में कमी नहीं है जानकारी की, ठीक है मांगीलाल साहू जी। बाकी अगर कोई अभिलेख अभी मुझे जानकारी नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको निश्चित सूचना दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। मेरे दिमाग में अगर आएगी बात, मैं ध्यान रख, आपके प्रश्न मुझे समझ में आ गया। मैं मध्यकाल, मैं पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा मैं ही। धन्यवाद जितेश जी। वो सिनॉप्सिस हम बताएंगे आपको आकाश, अच्छे से एक आधा घंटे के आसपास लेक्चर लेंगे हम, पूरा लेंगे हम, हमारे दिमाग में है वो, हमको पता है, बताएंगे हम।
बिल्कुल दिव्या, हम बताते जाएंगे आपको टेस्ट। अब मैं पढ़ा भी रहा हूं तो मैं फॉर्मेट के साथ ही बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। नुपुर बिल्कुल, हाँ तुम सही बोल रहे हो। हम टेस्ट का थोड़ा सा टेस्ट, देखिए हम आपको ईमानदारी से बता दें, टेस्ट सीरीज का बर्डन हमारे पास थोड़ा अभी आ गया था, ठीक है। लेकिन अब हमने आपको बताया हमारी जो अगला सप्ताह होगा उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन पर फोकस पूरी तरह से करेंगे। डिस्कशन हो चाहे आप लोगों की कॉपी हो, वो हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, क्योंकि बर्डन हमारे पास टेस्ट का बहुत ज़्यादा आ गया। बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, कुछ और हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो टेस्ट का हम लोग हमारे अब ऐसा अकेले कई बार क्या होता है, टीम है, अब डिस्कशन में भी टीम रखा जाएगा, कुछ जो भी होगा तो उसके पूरी चीज़ें की जाएगी। डिस्कशन तो प्रयास करूंगा कि मैं ही लूँ, डिस्कशन आपके साथ मैं ही करूँगा, लेकिन आपका धीरे धीरे टेस्ट का बिल्कुल अब हम लोग अगले सप्ताह से आपको टेस्ट के शेड्यूल में हम लोग अब लाएंगे। टेस्ट सीरीज हमको फोकस करके चलाना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि प्री नोटिफिकेशन के पहले आप लोग अच्छे से टेस्ट यहाँ पर दे लें, ठीक है, और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। ठीक है करिश्मा जी, हम इसको ध्यान देंगे जो आपका प्रश्न अभिलेख वाला, ठीक है, बिल्कुल हम बता देंगे। वैसे तो देखिए प्री का विषय है वो अभिलेख वगैरह, लेकिन फिर भी चलिए हम हिंट कर देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। हम समझ गए आपका प्रश्न, मैं मेंस के अकॉर्डिंग जो भी जरूरी बातें होंगी मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद भाग्यश्री, आप लोग पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू रोशनी। लाइनिंग की, संध्या जी एग्जाम में मेंस में जो कॉपी होती है वो लाइनिंग की होती है, और अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ 23 या 24 लाइनें होती हैं उसमें, ठीक है, एक निश्चित दूरी में 23 से 24 लाइन रहती हैं उसमें। अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरे टेस्ट डिस्कशन होंगे, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे, मैं प्रयास ये करता हूं कि मैं वही आपको क्वेश्चन भी दूं ताकि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊं जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं टेस्ट पे फोकस करूंगा अब ज़्यादातर, ठीक है। दिव्या जैन जी, जो आप एथिक्स की बुक बोल रहे हैं, उस पब्लिकेशन की वो बुक अच्छी है, जिस पब्लिकेशन की का नाम आप ले रही हैं, ठीक है, ठीक बुक है, अच्छी बुक, पढ़ा जा सकता है एक बार। देखिए संध्या जी, कंक्लूजन लिखना चाहिए, सब भले ही एक लाइन का आप लिखें, कुछ भी लिखें, जो सार होता है उत्तर का उसका एक लाइन का ही लिखें, लिखना चाहिए, एक अच्छा उत्तर फॉर्मेट माना जाता है, ठीक। हाँ विनीता जी, वही मैं बोल रहा था कि हम डिस्कशन करेंगे, टेस्ट डिस्कशन ना, तो उसमें सारे सब्जेक्ट जो है तो आपके आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसमें क्या है एक आइडिया हो जाएगा। अब मैं चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा प्रश्नों पे उत्तर पे, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि दरअसल इनको लिखना कैसे चाहिए, ठीक है। मांगीलाल जी, ज्योग्राफी के लिए बुक महेश वर्णवाल की बुक अच्छी है, जो पुरानी सब्जेक्ट की आती हैं। पेरियार, भारत के भूगोल के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप पेरियार की बुक ले लीजिएगा, और बाकी जो विश्व भूगोल है उसके लिए महेश वर्णवाल की जो पुरानी वाली बुक आती है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सामान्य बुक आती है, मोटी सी आती है, वो अच्छी बुक है। ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, इनको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। नहीं, मेंस की टेस्ट सीरीज जो होती है आकाश जी, वो सबके लिए कॉमन होती है, सब लोग देख सकते हैं। इसी में मेरे साथ 12 के आसपास टेस्ट डिस्कशन हो चुके हैं, यूट्यूब पे सब कुछ पढ़े हैं, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, अब आप लोग के लिए लग रहा मुझे आज की जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मुझे समाप्त दिख रही हैं। अब लगता है कि सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब चलिए आप लोग अच्छे से वो करिएगा, पढ़ाई करिएगा, ठीक है, मेहनत में कमी मत करिएगा बिल्कुल। फॉर्म आते वक्त टाइम नहीं लगेगा, पता चला कभी भी आ जाए तो आप लोग प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो आप लोग लिखते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए और खूब हार्ड वर्क करिए, ठीक है। और हम कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, परसों से हम लोग नई क्लास के साथ मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, और परसों हम लोग नई क्लास के साथ मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।